नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 11 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नादा बेट भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पायलट परियोजना है? तो दोस्तों इसमें दिया है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो यह उत्तर होगा गुजरात। चूंकि गुजरात के बनासकांठा में नडा बेट भारत पाक सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और दोस्तों उन्होंने ये कहा कि अगले 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक युवाओं को यह रोजगार प्रदान करेगी। और इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से नादा बेट भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने वाले वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य है। यह कथन एकदम सत्य है। 1975 में भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना था, क्योंकि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और भारत इसका 1975 में मेंबर बना था। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 को देश में आईपीआर के भविष्य के विकास के मार्गदर्शन के लिए एक विजन दस्तावेज के रूप में 12 मई 2016 में इसे अपनाया गया था। दोस्तों यह भी कथन एकदम सही है। कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करता है तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारतीय परिदृश्य के अनुरूप बनाकर उन्हें शामिल करता है। दोहा विकास एजेंडा, ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को यह नीति दोहराती है। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को भारत सरकार द्वारा भारत में आईपीआर के कार्यान्वयन और भविष्य के विकास के समन्वयन, मार्गदर्शन, निगरानी तथा नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः यह तीनों कथन सत्य है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेप ऑफ थिंग्स शेयरिंग 12 नोट्स एंड द इश्यूज ऑफ म्यूजिकल कॉपीराइट। दोस्तों 6 अप्रैल को एस सीरेन ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में अपने 2017 के चार्ट टॉपिंग गीत शेप ऑफ यू पर ग्रिम कलाकार सामी चोकरी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन की लड़ाई जीती, जिसने उन पर 2015 की रिलीज ओ वाई के कुछ हिस्सों को उठाने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के बारे में दिया गया है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में, भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत करीब 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अभी 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए शामिल हैं। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों की उनकी तट रेखाओं की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भारत के 9 राज्य तट पर स्थित हैं। यह पश्चिमी तट है, यह पूर्वी तट है। इधर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल। तो 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य, और इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य, यानी टोटल 9 राज्यों की तट रेखाएं हैं, यह ध्यान रखेंगे। और 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर दमन, दादर नगर हवेली एक साथ हो गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप, तो 4 राज्य हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर बताना है उनको लंबाई के घटते क्रम में, यानी सबसे लंबी जो सीमा है गुजरात की है, गुजरात की ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, लेकिन दिया नहीं। तीसरे पे तमिलनाडु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 4 और इस तरह से 3 1, यानी 2 4 3 1 किसमें दिया गया है? आंसर सी है। अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई हुई है। बंगाल का तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा अपरदन
हो रहा है। तो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके 1990 से तट रेखा का निरीक्षण कर रहा है। तो दोस्तों 1990 से 2018 तक की मुख्य भूमि की 6,907.18, यानी वैसे तो भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.16 किलोमीटर है, जिसमें से 6100 किलोमीटर तटीय रेखा है और अन्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो प्रतिशत के संदर्भ में देश के पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल 534 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 1990 से 2018 की अवधि में लगभग 60%, सोचिए सबसे ज्यादा जो क्षरण हुआ है, अपरदन हुआ है, वह पश्चिम बंगाल का हुआ, यानी 323.07 किलोमीटर के साथ कटाव का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से केरल द्वारा पश्चिमी तट पर, यानी जिसमें 592.96 किलोमीटर समुद्री तट है, जिसका 46.4% जो है कटाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु 42.7% जो है, यानी 422 किलोमीटर कटाव दर्ज किया गया है। दोस्तों 1945 किलोमीटर की सबसे लंबी तटरेखा के साथ गुजरात 27.06% कटाव दर्ज किया गया है। तो ये इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ऐसे ही ध्यान रखें कर्नाटक, और सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा की है, यह ध्यान रखेंगे। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी अंडमान निकोबार की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं सीमा सुरक्षा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीएसएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, एकदम सही है। इससे पहले बीएसएफ के अधीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का दायरा गुजरात में 80 किलोमीटर, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर तक तय किया गया था। यह भी कथन एकदम सही है। अक्टूबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में इस सीमा को 50 किलोमीटर तक बढ़ाकर बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दे दी। यह भी कथन एकदम सत्य है। तो इस तरह से गुजरात में मौजूदा सीमा दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया और राजस्थान में 50 किलोमीटर की सीमा अपरिवर्तित रही। तो दोस्तों यह चारों कथन सत्य था, आंसर डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, केंद्र सरकार द्वारा पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन सीमा बढ़ाने के महीनों बाद सीमा सुरक्षा बल ने असम से तस्करी कर लाए जा रहे मवेशियों को पकड़ने के लिए बढ़ी हुई शक्तियों के तहत अपना पहला अभियान, यानी यह बांग्लादेश के 15 किलोमीटर तक अंदर घुस गया और इस तरह से जब्त किया। तो इस तरह से बीएसएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और यह पहले 80 किलोमीटर और 15 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन 11 अक्टूबर को इसे 50 किलोमीटर कर दिया गया। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष के प्रश्न 2020 में आए हुए प्रश्न की। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो वोट देने योग्य है उसे किसी राज्य को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। यह कथन क्या सत्य है? तो यह असत्य हो जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार आपराधिक अपराध के लिए दोषी और 5 वर्ष तक कैद की गई सजा पाए व्यक्ति को जेल से छूटने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह भी कथन असत्य हो जाता था। आंसर डी होगा, ना तो 1 है और ना तो 2 ही, क्योंकि 1 और 2 दोनों गलत हैं। भारतीय गणराज्य में किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या है, 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार मतदान की आयु 18 वर्ष है, तो इसलिए मतदान करने योग्य व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु का होने पर मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहला कथन असत्य। दूसरा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार, तो इसके 1951 के पैरा 8 के अनुसार एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि दोषी व्यक्ति को केवल जुर्माना किया गया हो, इस तरह की सजा की तारीख से 6 साल की अवधि के लिए कारावास दिया गया हो, यानी इस तरह की सजा की तारीख से और उसकी रिहाई के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो अब तक आपराधिक सजा के आधार पर भारतीय चुनाव में स्थायी अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है। तो इस तरह से यह भी कथन असत्य हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को दिया गया, इसे जरूर देखें। अब बढ़ते हैं
आज के फैक्ट ऑफ द डे, बिना कार्ड के यूपीआई के माध्यम से एटीएम से नगद निकासी हो सकेगी। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की मौद्रिक नीति द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों में से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे यूपीआई कहा जाता है, के माध्यम से बैंकों के बावजूद सभी एटीएम पर कार्डलेस नगद निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। तो वर्तमान एटीएम के माध्यम से कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा केवल कुछ बैंकों तक सीमित है। यानी जैसे बात किया जाए आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई अपने उपयोगकर्ताओं को बिना कार्ड के अपने एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देते हैं और यह सुविधा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पेश की गई थी। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि यूपीआई का उपयोग अब सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और इस तरह से एटीएम जल्द ही यूपीआई का उपयोग करके नकदी निकालने का विकल्प दिखाएगा। और इसके बाद यूजर को अपने, अब इसमें क्या है कि इसमें जो उस विकल्प का चयन करने पर उपयोगकर्ता को राशि जोड़नी होगी, यानी कितना पैसा निकाल रहे हैं, और इस तरह से क्यूआर कोड उत्पन्न होगा। इसके बाद यूजर को अपने यूपीआई ऐप पर उस कोड को स्कैन करना होगा और अपना पिन डालना होगा, जिसके बाद एटीएम से कैश निकल जाएगा। तो इस तरह से लेन देन में आसानी बढ़ाने के अलावा इसे लेन देन के भौतिक कार्ड की आवश्यकता नहीं होने से कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में यह मदद करेगा। तो क्या यह डेबिट कार्ड के उपयोग को प्रभावित कर सकता है? तो डेबिट कार्ड वर्तमान में एटीएम से नगद निकासी का सबसे लोकप्रिय तरीका है। अभी तक देश में 900 मिलियन से अधिक डेबिट कार्ड हैं और विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यूपीआई के माध्यम से नगद निकासी की अनुमति देने से डेबिट कार्ड के उपयोग पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। डेबिट कार्ड पर संभावित प्रथम क्रम प्रभाव हो सकता है क्योंकि इस कदम से डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड और वॉलेट जैसे अन्य भुगतान रूपों पर संभावित दूसरे क्रम का प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह कदम यूपीआई की सर्वव्यापकता को बढ़ावा देता है। तो आगे क्या है? तो यही अनुमान है कि अगले 3-5 वर्षों में यूपीआई एक दिन में करीब 1 अरब लेन देन संसाधित करेगा और इसे सक्षम करने के लिए कई पहल भी शुरू करेगा। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले फीचर फोन पर भी यूपीआई की घोषणा की है, जिससे ऐसे उपकरण का उपयोग करने वाले 40 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए भुगतान प्रणाली खुलने की उम्मीद है। और दोस्तों, इस पहल से अगर हम बात करें तो इनमें प्रमुख है यूपीआई का ऑटो पे फीचर, जिसे आवर्ती अधिदेशों पर आरबीआई के विघटनकारी दिशा निर्देशों के कारण पहले से ही अपनाया जाना बढ़ गया है। तो उद्योगों के विशेषज्ञों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर दैनिक लेन देन बढ़ाने के लिए ऑटो पे फीचर महत्वपूर्ण होगा और इस तरह से यह डिजिटल वित्तीय समावेशन का विस्तार करेगा और प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन की संख्या में वृद्धि भी करेगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।